एक नई आबाद होने वाली बस्ती में मकान नंबर 15 उमरदीन का था, जिसके मुतालिक मशहूर था कि उस मकान में जिनभूत रहते हैं। उस मोहल्ले में 30 मकानात थे। उमरदीन ने मकान पर रंग रोगन करवा लिया था। इतवार के दिन एक ट्रक में सामान आया। नए आने वाले किराएदार का नाम मुल्क हदायत अल्लाह था। मुल्क साहब ने दूसरे दिन एक गाय ज़बह करके तमाम गोश्त पूरे मोहल्ले में तकसीम कर दिया। मुल्क साहब बहुत सखी इंसान थे। गरीबों को खाना खिलाना, मुसीबत में हर एक की मदद करना, हर नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना मुल्क साहब की खूबी थी। मुल्क साहब दौलतमंद आदमी थे। वो उस गरीब मोहल्ले में सिर्फ उस लिए किराए पर आए थे कि वो गरीबों के काम आ सकें। चाहते तो किसी अच्छे इलाके में बेहतरीन मकान भी खरीद सकते थे। एक माह बाद रात के पछले पहर मुल्क साहब के मकान की छत पर औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। पड़ोस के लोग डर गए। मुल्क साहब के पास एक पिस्तौल और एक दोनाली बंदूक थी, मगर मुल्क साहब ने जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं किया। मुल्क साहब सोच रहे थे कि सिर्फ रात को ही भूत मकान की छत पर आकर शोर मचाते हैं, मकान के अंदर कमरों या सहन में क्यों घूमते फिरते नजर नहीं आते। सिर्फ डराने के लिए रात को ही क्यों छत पर आते हैं। एक हफ्ता मजीद मुकम्मल सुकून से गुजर गया, मगर एक हफ्ते के बाद फिर छत पर घोड़े गधे के दौड़ने और अजीब व गरीब डरावनी आवाजें आना शुरू हो गईं। एक हफ्ता मुकम्मल खामोशी रही। मुल्क साहब ने छत पर 2-3 टूटी फोटी लोहे की अलमारियां रखकर अलमारियों के पीछे 3 कुर्सियां भी रख दी। छत पर जब भी बड़ी बड़ी लाइट्स मुल्क साहब लगवाते, दूसरे दिन ही वो टूट जाती और छत पर मुकम्मल अंधेरा ही रहता। एक दिन मुल्क साहब इशा की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद अपने 2 मुहाफिजों के साथ अलमारियों के पीछे लगी हुई कुर्सियों पर खामोशी से बैठ जाते। दाएं बाएं दोनों तरफ मुहाफिज और दरमियान में मुल्क साहब बंदूक लेकर बैठ जाते। मुल्क साहब ने मुहाफिजों को समझा दिया था कि गोली न चलाना। 2 दिन गुजरने के बाद रात के पछले पहर इन्होंने एक साया छत की दीवार पर देखा। मुल्क साहब और उनके साथी होशियार हो गए, मगर वो चाहते थे कि साया जरा नजदीक आ जाए। मुल्क साहब और उनके साथियों ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार की, मगर अपनी अपनी पिस्तौल अपने अपने हाथों में मजबूती से संभाल ली। लोहे की अलमारी के पीछे सुरखों से मुल्क साहब और उनके साथियों ने मुकम्मल जायजा लिया। साया छत के बिल्कुल बीच में बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्ड रखकर बजाने लगा। पहले आवाज कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद करता गया। मुल्क साहब ने एक हवाई फायर कर दिया। साया डर कर भागने लगा तो मुल्क साहब और उनके साथियों ने इसे पकड़ लिया। वो किसी जानवर की खाल पहने हुए थे और सर पर मसनूई संख लगा रखे थे। मुल्क साहब ने खुफिया लाइट्स रोशन की तो देखा कि वो कोई आदमी था। मुल्क साहब ने इसे पकड़ लिया और नीचे कमरे में ले आए। वो आदमी थर थर कांप रहा था। मुल्क साहब ने कहा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। मुझे असल बात बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मुआफ कर दी। उसने मजीद कहा, वो उमरदीन का रिश्तेदार है और किसी बात पर उनसे लड़ाई चल रही है। हम ये मकान उससे किराए पर लेना चाहते हैं, लेकिन उमरदीन की जिद है कि वो हमें नहीं देंगे। लिहाजा हमने उनके किराएदार भिगाने का ये तरीका अख्तियार किया था। अलामत वावीन। उसने मुल्क साहब से दरख्वास्त की कि वो उस बात का तज़करा किसी से न करें। हमारी इज्जत का ख्याल करें, वरना हम बहुत बदनाम हो जाएंगे। मुल्क साहब ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं किसी से भी उस बात का जिक्र नहीं करूंगा और तुम्हारा मसला हल करने की कोशिश करूंगा। अलामत वावीन। मुल्क साहब ने इसे घर जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन मुल्क साहब ने उमरदीन को बुलाया और उन्हें समझाया कि रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। उतहाद में बड़ी बरकत है। आपके जो रिश्तेदार आपसे ये मकान किराए पर लेना चाहते हैं, मेरी जिमानत पर आप उन्हें दे दें। इसी गली में एक और मकान खाली हो रहा है, मैं वहां मुंतकिल हो जाऊंगा। अपने उस रिश्तेदार से इख्तिलाफ खत्म कर दें, इसी में अल्लाह बरकत देगा। दूसरे दिन मुल्क साहब ने दोनों खानदानों को अपने घर बुलाया और उनकी सलह करवा दी। उमरदीन के रिश्तेदार मुल्क साहब के उस सलूक से इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने कहा कि हमें खुशी होगी कि आप इसी घर में रहें। उमरदीन से सलाह हो गई है, यही बात सबसे अच्छी है। मुल्क साहब ने भूत वाले कसे का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जो दूसरों के अईब छपाता है, अल्लाह भी उसके अईब छपाता है।